दोस्तों आजकल के लोग इतने ज्यादा विचित्र और घटिया किस्म के सोच वाले हो गए हैं कि अगर किसी के सर पर हवस का भूत चढ़ जाता है तो वे लोग भूल जाते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारी उम्र क्या है, या फिर हम लोग जो कर रहे हैं वह गलत है या फिर सही है। ये जाने बिना किसी को भी अपने हवस का शिकार बना ले रहे हैं और किसी भी हद तक जाना हो तो वे लोग चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना बहुत ही आपके दिल दहला देने वाला है। एक मासूम बच्चे को कैसे फंसा दिया जाता है और कैसे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, कैसे वो बच्चा अपने ही जीवन को बचाने के लिए लोगों से और प्रशासन से अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल यह सच्ची घटना है बिहार के एक जिले की। बिहार के एक गांव में एक 14 साल का लड़का रहा करता है जिसका नाम प्रियांशु होता है। प्रियांशु अपने मम्मी और पापा के साथ घर पर ही रहा करता था, यानी कि इस परिवार में 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं होता है। प्रियांशु की उम्र लगभग 14 साल होती है और वह बहुत ही छोटा होता है। उसकी पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है। उसके घर में केवल उसके पापा ही कमाने वाले होते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से प्रियांशु के पापा अब घर पर ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे उसके घर की माली हालत इतना ज्यादा खराब हो जाती है कि उन लोगों के घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो और फिर वह आदमी घर पर बैठ जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा। प्रियांशु यह सब देख करके बहुत ही दुखी होता है और फिर वह सोच रहा होता है कि कैसे मैं अपनी फैमिली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए ये परेशानियों को दूर कर दूं। तभी वह अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लेता है कि मैं अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। प्रियांशु अपने घर से सारा कपड़ा पैक करके चेन्नई चला जाता है पैसे कमाने के चक्कर में। वहां पर जाने के बाद उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है। दरअसल उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसको काम कैसे मिल जाता है इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि कंपनी में 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रियांशु की उम्र 14 साल की थी, उसको काम मिल जाता है और वह एक कंपनी में काम करने लग जाता है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उस कंपनी के अंदर एक 35 साल की महिला भी काम किया करती थी जिसका नाम संगीता होता है। संगीता प्रियांशु से पूछती है कि तुम कहां के रहने वाले हो, तो प्रियांशु कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला होता हूं। तो सरिता इस बात से काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह भी बिहार की रहने वाली होती है। क्योंकि प्रियांशु अभी 14 ही साल का था और इसलिए वो संगीता को चाची कह रहा होता। संगीता उसे अपने बच्चे की तरफ प्यार कर रही होती है। एक दिन संगीता प्रियांशु को अपने रूम पर लेकर के जाती है और वहां पर उसको खाना खिलाती है। कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करेगा तो बिना कुछ तुम सोचे समझे हमारे रूम पर आ जाना, मैं तुम्हारे माँ के समान ही हूं। प्रियांशु इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता क्योंकि प्रियांशु जीवन में पहली बार अपने घर से बहुत ज्यादा दूर गया था पैसे कमाने के लिए। जाहिर से बात है, कोई अपने घर से दूर जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर संगीता चाची मिल गई थी जो प्रियांशु को अपने बच्चों की तरह प्यार किया करती थी। इसलिए प्रियांशु को अपनापन महसूस होने लगता है। इस बात से प्रियांशु काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका काम में बहुत ज्यादा मन लगने लग जाता है। संगीता अपने 2 बच्चों के साथ और फिर अपने हस्बैंड के साथ वहां पर रहा करती थी। तभी एक दिन संगीता कंपनी से अपने रूम पर जा रही होती है तो उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊंगा, आज मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। तो संगीता कहती है कि ठीक है, मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर के रूम पर जा रही हूं, क्योंकि वे हम लोगों के साथ रात भर रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पर 2 छोटे बच्चे और मैं अकेली रहूंगी और तुम तो कंपनी में ही काम करोगे पूरी रात। इसलिए सरिता कहती है कि मैं प्रियांशु को लेकर के जा रही हूं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम उसको लेकर के चली जाओ। संगीता प्रियांशु को लेकर के अपने रूम पर चली जाती है और खाना बनाती है, खुद भी खाती है और उसे भी खिलाती है। खाना खाने के बाद प्रियांशु को एक अलग रूम दे दिया जाता है और उसमें जाकर के प्रियांशु सो जाता है। संगीता अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रात को 1 बजता है, संगीता उठ करके और प्रियांशु के रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद प्रियांशु को पैरों पर हाथ मसलने लगती है। तभी प्रियांशु की नींद अचानक से खुल जाती है और कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हो। तो सरिता चाची कहती है कि बेटा तुम चुपचाप सोई रहो और तुम्हें भी मजा आएगा। तो प्रियांशु कुछ बोलता नहीं है, वह चुपचाप सो जाता है और सरिता उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगती है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है। और संगीता को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और प्रियांशु को भी अच्छा लग रहा होता है। जैसे ही सुबह होता है, प्रियांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है और इसके बाद कई महीनों तक ऐसा ही लगातार चल रहा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिला करता था वह संबंध बनाते थे और ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि दोपहर का टाइम होता है और संगीता प्रियांशु के साथ संबंध बना रही होती है दोपहर में। तभी अचानक से उसका पति रूम पर आ जाता है और फिर वह देखता है कि संगीता
उसके साथ यानी कि प्रियांशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है। लेकिन उसका पति उस समय कुछ बोलता नहीं है, वह चुपचाप से अपने रूम पर चला जाता है। जब संगीता अपनी हवस को खत्म करने के बाद जब वह अपने रूम पर जाती है तो वह देखती है कि उसका पति रूम में पहले से ही आकर के बैठा हुआ। संगीता को अब बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है कि ये कैसे आ गया है। तब संगीता सोचती है कि मेरा पति सब कुछ देख चुका। तब संगीता का पति उसको बैठा करके समझाता है कि वो तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो उस छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तब संगीता का हस्बैंड शांति से काम लेता है और फिर दोनों को बैठा करके समझाता है और कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों ऐसा गलती कभी मत करना। और प्रियांशु को भी समझाता है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, और यही बात संगीता को भी समझाता है। यहां पर मामला शांत हो जाता है। प्रियांशु अपने रूम पर चला जाता है, लेकिन 3-4 दिन तक प्रियांशु उसके रूम पर संगीता के वापस आता ही नहीं है। जैसे ही 3-4 दिन बीत जाता है, प्रियांशु को अब बहुत ही ज्यादा उसकी आदत लग चुकी होती है, यानी कि उसको अब सेक्स की लत लग चुकी होती है और वह रह नहीं पाता है। और 3-4 दिन बाद प्रियांशु खुद अपने मन से ही संगीता के रूम पर जाता है, और जैसे ही जाता है उससे मिलता है, और दोनों में संबंध पहले से ही स्थापित हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों में कोई पर्दा नहीं होता, ना तो कोई शर्म नाम की चीज होती है। दोनों एक दूसरे से फिर से संबंध बनाने लगते हैं। तभी संजोग से उस दिन भी उसका हस्बैंड उसके रूम पर आ जाता है और फिर वो दोनों को फिर से उसी हालत में देख लेता है। इस बार सरिता की बहुत ही ज्यादा पिटाई करता है उसका हस्बैंड, और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो सरिता से कहता है कि मैं तुमको अपने साथ जिंदगी में और कभी अपने साथ नहीं रखूंगा, तुमसे तलाक चाहिए मुझे। सरिता कहती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने साथ यहां से लेकर के उसको चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ ही अपनी जीवन व्यतीत कर लूंगी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि संगीता और कितनी ही घटिया किस्म की औरत होती है, और संगीता उसके हस्बैंड में उस दिन बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, और संगीता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने गांव बिहार वापस चला जाता है। इधर संगीता और प्रियांशु के साथ एक ही रूम में अब रहने लगते हैं। प्रियांशु पहले दूसरे रूम में रहा करता था, लेकिन अब दोनों का रूम एक हो चुका होता है। प्रियांशु भी काफी खुश था संगीता के साथ, प्रियांशु को भी संगीता के साथ अच्छा लग रहा होता है। दोनों प्रियांशु और संगीता एक दूसरे के साथ कंपनी जाया करते थे और एक साथ काम किया करते थे और एक साथ वापस आया करते, और फिर दोनों एक साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। ऐसा करते करते 5-6 महीने बीत चुके होते हैं। तब संगीता प्रियांशु से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन प्रियांशु इस बात से साफ मना कर देता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल के अवज में थी और उसकी उम्र जो लगभग 35 साल से कुछ आगे बढ़ चुकी होती है। मान लो 35 ही साल उसकी उम्र हो चुकी होगी संगीता की। इस वजह से वह मना कर रहा होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ही ज्यादा फोर्स किया जाता है, और कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल प्रियांशु संगीता से बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र अब 14 साल ही थी और फिर वह शादी कर ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसको शादी करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा होता है। तभी प्रियांशु एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दरअसल प्रियांशु यह सोचता है कि मैं संगीता को मार देता हूं, मर्डर कर देता हूं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। तभी प्रियांशु मार्केट जाता है और फिर वहां से एक चाकू खरीद करके लेकर के आता है। जैसे ही रात होता है, दोनों कंपनी से वापस आते हैं और खाना पीना खा करके बेड में एक साथ सोते और संबंध बना रहे होते हैं। तभी प्रियांशु बेड के नीचे से चाकू निकालता है और फिर कई बार संगीता के पेट पर और छाती पर और नाक पर और कई जगह पर वह वार कर देता है, और देखते ही देखते संगीता की मौत हो जाती है। और जो प्रियांशु होता है उसको उसी हालत में छोड़ करके अपने रूम पर वापस चला आता है। जब सुबह होती है तो संगीता के रूम का दरवाजा खुला हुआ होता है। जब आसपास के लोग संगीता से मिलने के लिए आते हैं तो वे लोग देखते हैं कि संगीता की लाश उसके बेड पर पड़ी हुई है। जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती है और संगीता के हस्बैंड को फोन किया जाता है। तो उसका हस्बैंड बताता है कि मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। लेकिन फिर भी संगीता के हस्बैंड को अपने पास बुलाती है उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वे उसका हस्बैंड होता है। संगीता का हस्बैंड सारी बात पुलिस को बताता है और कहता है कि संगीता ने मुझे धोखा दिया था, एक छोटे से बच्चे के साथ इतना गंदा और घिनौना काम वो करती थी, जिसकी वजह से संगीता मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई और मैं भी उसे छोड़ चुका हूं, और मुझे नहीं पता है कि संगीता की मौत कैसे हुई है। जब वह पुलिस को यह पता चलता है कि उसका संबंध किसी एक छोटे से बच्चे के साथ था, जब वह पता किया जाता है तो उसका नाम प्रियांशु होता है और वह उसी कंपनी में काम किया करता था। जब प्रियांशु को पकड़ लिया गया, उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही होती है, तब जो प्रियांशु सब कुछ पुलिस के सामने सच सच बता देता है, वह झूठ नहीं बोलता है। वो बता देता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजबूर किया जाता है शादी करने के लिए,
और मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया और फिर उसकी हत्या कर दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस थोड़ा सा अचंभों में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी डेड बॉडी को, सरिता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर प्रियांशु को गिरफ्तार कर करके उसको बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, प्रियांशु घर से बाहर गया था पैसे कमाने के चक्कर में और उसके साथ इतना गंदा और घिनौना कृत्य होता है कि उसको जेल जाना पड़ता है। अब कितनों दिनों तक वह जेल में रहेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। प्रियांशु के घर पर भी उसके माता पिता का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। अब पता नहीं उसके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। हमारी आपसे एक विनती है कि अगर आप लोग भी अपने घर से बाहर कहीं कमाने जाते हैं तो बस आप लोग अपने आप से मतलब रखिए, किसी से ज्यादा लगाव मत रखिए, लगाव उतना ही रखिए जितना कि चल पाए। नहीं तो जो हाल प्रियांशु के साथ हुआ है शायद भविष्य में कहीं वो आपके साथ भी हो सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। अगर यह कहानी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।